Hello everyone, I welcome you all to my sociology introductory class। इससे पहले कि मैं कोर्स का कंटेंट शुरू करूं, I would like to narrate two stories। दोनों कहानी को ध्यान से सुनना और स्किप करके कहीं मत जाओ। दोनों कहानी सुनने के बाद तुम्हें सोशियोलॉजी क्या है उसका थोड़ा थोड़ा समझ होने लगेगा। और आज का लेक्चर को पूरा देखो, तुम्हें काफी कुछ समझ आएगा और आज के लेक्चर से एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो सबसे पहले आते हैं कहानी पे। 2017 में बिहार में मैसिव फ्लड आया था। एटलीस्ट 19 districts were affected, particularly northern part of Bihar, and at least से 550 people died। So जब फ्लड पीक पे था तो lakhs and lakhs of people अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हो गए थे। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के दौरान फीमेल्स पार्टिकुलरली वल्नरेबल होती हैं, बच्चे भी वल्नरेबल होते हैं। बच्चों को भूख ज़्यादा लगता है, फीमेल बहुत तरीके की प्रॉब्लम फेस करती हैं, राइट। तो उस टाइम एक कमोडिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड था जो लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं था। जैसे मिल्क का डिमांड बढ़ेगा फ्लड में, बिकॉज बच्चे हैं तो वो तो मिल्क के लिए क्राई करेंगे ही, राइट। तो ये तो ऑब्वियस था कि मिल्क की डिमांड, क्लीन वाटर की डिमांड बढ़ेगा। लेकिन एक पार्टिकुलर कमोडिटी का फ्लड अफेक्टेड एरिया में बहुत डिमांड बढ़ गया था। अगर आप बता दोगे ना, गेस कर पाओगे कि वो कमोडिटी क्या था, तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा। बताओ किसी को अगर लग रहा है कि एनी ऑफ यू कैन गेस। रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो तो जो लाइव देख रहे हैं ऑब्वियसली वो रिप्लाई करें। नहीं, फूड या, लेकिन फूड से भी ज्यादा ये तो ऑब्वियस है कि फूड का डिमांड होगा, मिल्क का होगा, वाटर का होगा, राइट। मैं बताता हूं, वर्मिलियन, सिंदूर का डिमांड बढ़ गया था बहुत ज्यादा। पता है क्यों? कि बाढ़ में फ्लड अफेक्टेड पीपल जो डिस्प्लेस्ड थे, उनमें अगर यंग फीमेल्स थी तो उनको मनचले लोग मोलेस्ट कर देते थे। दरअसल बहुत सारे लोग स्कूल में रिफ्यूज किए थे, बहुत सारे लोग ओपन से फील्ड में रह रहे थे जो थोड़ा हायर ग्राउंड पे था। अगर वो अनमैरिड थे तो दे वर फेसिंग मोलेस्टेशन फार मोर देन दोज हु वर मैरिड। तो जस्ट टू प्रिटेंड टू बी मैरिड, many young girls begin to use vermilion, so demand of vermilion increase many fold। आप नहीं बता पाए थे ना मेरे क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी छिपा हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो मिल्क का प्राइस कई गुना बढ़ गया था, 300 रुपए लीटर मिल्क बिका था। चलो इस कहानी को छोड़ते हैं, अब आते हैं अगली कहानी पे। 2001 में गुजरात के भुज में हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आया था। डिवेस्टेशन बहुत ही मैसिव था। तो इंडिया से तो हेल्प मोबिलाइज किया ही गया था, बाहर की कंट्रीज ने भी काफी रिलीफ मटेरियल भेजा था, जैसे कि फूड। अमेरिकन का एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशियन में प्रॉल कर रहा था, तो दे वर फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। बहुत जल्दी अमेरिकन ने हेल्प भुज में भेजा था। What American did that they begin to drop food packets, but जैसे ही वो फूड पैकेट गुजरातियों को मिला, खुश होने के बजाय गुजरातियों ने अमेरिकन को गाली देना शुरू करा और फूड पैकेट्स फेंक दिए, किसी ने नहीं खाया। अब बताओ क्यों? सड़ा हुआ था। अरे नहीं नहीं नहीं, इट वॉज नॉट स्पॉइल्ड, इट वॉज फ्रेश, इट वॉज हाइजेनिक अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स, बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम इन दैट फूड। दैट फूड contained beef and it was written over that pocket, and Gujaratis are overwhelmingly vegetarian. Eating beef is taboo to them, eating beef is not allowed। I mean ये उनके कल्चरल के बहुत अगेंस्ट है, राइट। सो यहां पे अगर अमेरिकन को पता होता इंडियंस के सोशल कस्टम, बिलीफ सिस्टम, they would not have done such mistakes। इससे साफ दिखता है कि अमेरिकन को इंडियन सोसाइटी के बारे में कुछ खास समझ नहीं था। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे फूड पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठाया,
इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया भुज अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल के रूप में। अगर आप इन दोनों स्टोरी को सोशियोलॉजिकली इंटरप्रिटेट करना चाहते हो तो सी राइट मिल्स ने एक फेमस फ्रेमवर्क दिया है एंड ही कॉल्ड इट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। Sociological imagination has three components. First is history. Second is biography. And third is society. और जब भी सी राइट मिल्स की बात हो तो आपको तीन चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे आना चाहिए। ओके, सी डब्ल्यू मिल्स, सी राइट मिल्स, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम on the tip of your tongue is none other than sociological imagination, that is SI. The second thing is power elite, and the third thing is white collar. अभी मैं ब्रीफली बता देता हूं कि ये चीजें क्या है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में मैंने बताया कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना देन यू हैव टू take into account three things: the history, both that individual and the social history. When you take the individual history, that is called biography. किसी भी आदमी का, जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी क्या है, तो महात्मा गांधी was born in Porbandar when India was British colony. He took education of law and then he went to South Africa where he observed discrimination and then he fought for India's independence non-violently, right? So that is Gandhi biography. So to understand any social phenomena, you have to understand that individual biography, means his history, and this history means the social history, and then you have to understand the context in present society. That is called sociological imagination. आने वाले क्लास में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लो कि सी राइट मिल्स मतलब थ्री थिंग्स: सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, पावर इलीट। पावर इलीट एक सीरीज ऑफ थ्योरी है। वैसे बेसिकली ये एलीट थ्योरी का एक्सटेंशन है जो कि परेटो एंड मोस्का ने दिया था। इसके बाद रॉबर्टो माइकल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात करा, तो Wilfredo Pareto and Gaetano Mosca started elite theory, and he started elite theory in the response of Marxism. What Marxism says that? Marxism says that ultimately there will be revolution and dictatorship of proletariat will be established in socialism. But Pareto and Mosca said no, no, no. Particularly Pareto said there would be circulation of elite, means one elite will replace another elite, lion and foxes, which he took from Machiavelli, right? I'll come into these things in detail in coming classes, but basic you should know that elite theory start from Pareto and Mosca, then Roberto Michael, and then C.W. Mills. He called it power elite. In power elite, there are three types of institution and those who occupy commanding position, यानी इन तीन चीजों के कमांड पे जो है, हाईएस्ट अथॉरिटी पे, that is टॉप कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। मीन्स अभी क्या है टॉप कॉर्पोरेशन? तुम्हारा ये देख लो, स्पेस एक्स हो गया, एलन मस्क हो गया, ये गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, राइट? एंड देन मिलिट्री, ऑलराइट, टॉप ब्रास ऑफ मिलिट्री, एंड देन पॉलिटिकल एलीट मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये एलीट थ्योरी 1950s में आया था एंड दे ट्राई टू शो दैट अमेरिकन डेमोक्रेसी विच जनरली क्लेम
that it takes the opinion of American public, but in reality, elite enjoy unprecedented power without any accountability. They are not interested in what public wants to know or what public wants to do and what are their aspirations. For example, when America invaded Iraq to liberate Kuwait, not even 1% American know on the world map that where the hell is Kuwait. But American military was deeply involved. So that is called power elite. And then the third thing is white collar. White collar means, you know, the emerging middle class, in which he say that middle class not only sell their skills, middle class also sell their personality. He gave example of, say, that air hostess, and say that the way air hostess smile even when somebody is sick at their house, it clearly indicate these kind of transactions are nothing but prostitution of personality. Understand? So just I'm acquainting you with C. Wright Mills. I will cover it in detail and सारी चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा. बट सी राइट मिल्स की बात जहां कहीं पे भी होता है, तीन चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए: सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, पावर एलीट एंड वेरी गुड व्हाइट कॉलर. और ये सब इनके किताब के भी नाम है, जो इनके मेन कॉन्सेप्ट हैं, इसी के नाम से इन्होंने बुक भी ऑर्डर किया है. ऑलराइट, तो obviously if somebody asks who authored the book White Collar, then you will say that C. Wright Mills. Sociological imagination, C. Wright Mills. Power elite, C. Wright Mills. ओके, स्टोरी के बाद अब आते हैं सोशियोलॉजी के डेफिनेशन पे. तो सोशियोलॉजी का डेफिनेशन है, इट्स ए लेमैन डेफिनेशन. आने वाले टाइम पे इसके डेफिनेशन मॉडिफाई होंगे. सो लेमैन डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी इज दैट सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. तो यहां पे दो वर्ड आया. पहला वर्ड आया साइंटिफिक. सो साइंटिफिक का क्या मतलब है? साइंटिफिक का मतलब है कि आप स्पेक्युलेट नहीं करेंगे. राइट, मीन्स आप उसको वही चीजों की स्टडी करनी है जो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिवली और उसको मेजर कर सकते हैं. तो स्पेक्युलेशन इज नॉट अलाउड इन सोशियोलॉजी. दूसरी टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था, आई रिपीट माई डेफिनेशन, दैट सोशियोलॉजी इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. सो दूसरा टर्म आया सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक का मतलब बहुत ही क्लियर है कि आप एक मेथडोलॉजी को फॉलो करेंगे. राइट, और उस मेथडोलॉजी को सोशियोलॉजी में जो सोशल फिनोमिना की स्टडी किया जाएगा वो साइंटिफिकली किया जाएगा, और सिस्टमैटिक मीन्स बाय फॉलोइंग ए मेथडोलॉजी. राइट, सो यहां से कुछ और बातें भी निकल करके आता है. जैसे कि साइंटिफिक है तो सबसे पहले किसी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए आप ऑब्जर्वेबल एंड वेरिफिएबल डाटा कलेक्ट करोगे. राइट, जैसे ही आप डाटा कलेक्ट करके कोई स्टडी करते हो, इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड. राइट, तो ये इंडक्टिव स्टडी होगा. और जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हो सोशल फिनोमिना का, तो इस इंटायर पर्सपेक्टिव को पॉजिटिविज्म कहा गया. पॉजिटिविज्म फर्स्ट टाइम was brought to sociology by none other than father of sociology, ऑगस्ट कॉम्ट. अब जब ऑगस्ट कॉम्ट की बात कर ही चुका हूं मैं, तो ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं.
इंट्रोडक्टरी क्लासेस में मुझे आपको कुछ इस तरीके से चीजें समझाना है कि आई कैन कन्विंस यू सो वेल दैट आई विल एबल टू कवर सिलेबस फॉर CUET और JRF वेरी क्विकली इन वेरी प्रोडक्टिव वे. इवन आज के क्लास से आई एम गिविंग यू अश्योरेंस दैट 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. और आज के क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको CUET PG या JRF की तैयारी कैसे करना है, किन किन बातों पे यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, फोकस्ड. 15 पॉइंट स्कीमा प्रिपेयर करता हूं यूजिंग विच यू कैन इजीली क्वालिफाई CUET PG और JRF. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इस बार JNU का हिस्सा बने हैं. ग्रेजुअली आई विल ब्रिंग देयर इंटरव्यू. सो उसमें पहला पॉइंट होता है कि जो थिंकर्स हैं वो आपके टिप ऑफ टंग पे होने चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट थिंकर्स. तो ये देख लो, पहला पॉइंट है थिंकर्स. अब जब मैंने एक थिंकर अगस्ट कॉम्ट के बारे में बता ही दिया, तो अब आते हैं अगस्त कॉम्ट की थोड़ी सी डिटेल स्टडी पे. एक बात और, मैं अभी अगस्त कॉम्ट को कवर कर रहा हूं और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जब मैं यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूं तो डिफरेंस क्या है यूपीएससी वालों को पढ़ाने में एंड CUET PG एंड JRF को जब मैं पढ़ाता हूं तो वो डिफरेंसेस क्या हैं. तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट के बारे में जानते हैं. ही क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी in 1838-39. Before coining term sociology, he called sociology social physics. और जब अगस्त कॉम्ट को आप जान रहे हो, then you must know his collaborator with whom he did his academic pursuit. He was none other than Saint-Simon. Simon becomes Simon in French. So Saint-Simon की खासियत क्या है कि he coined the term class. And the terminology class has been extensively used in sociology, particularly in Marxist sociology as well as Bavarian sociology in socio-economic analysis. So you should know who coined the term class. That is none other than collaborator of Auguste Comte and Saint-Simon. So Saint-Simon के क्या-क्या contributions हैं? So Comte first contribution is law of 3 stages. Second contribution is hierarchy of science. And third contribution is positivistic methodology. Right? So his first contribution is about law of 3 stages. But पहले हम डिस्कस करते हैं उसके सेकंड कंट्रीब्यूशन को. Right? To make you things clear, that is hierarchy of science. What Auguste Comte did, that he said that in hierarchy of science, sociology occupy the crown, the top, while all other sciences are below it. Here is sociology. And on the bottom, he said it is none other than mathematics. Then
astronomy, then physics, then chemistry, then biology, and then finally sociology. He called sociology as the queen of social sciences, the crowning edifice. And what was the criteria? Criteria was complexity and dependence. See, math is least complex. 1 + 1 is 2. It's very simple, right? Mathematics developed since antiquity. All right. So he said mathematics is least complex, then astronomy, then physics, then chemistry, then biology. So this is hierarchy of science. But his main contribution is the first one, and that is here, law of 3 stages. He said that every society, irrespective of that society developed, say that in Asia or Africa, passes through 3 stages. And what are these 3 stages? The 3 stages are, first stage is nothing but theological. Second stage is metaphysical. And third stage is positivistic. शॉर्ट फॉर्म में इसको TMP, ये सब याद करने के ट्रिक होते हैं. TMP, राइट? सो थियोलॉजिकल स्टेज, अगस्त कॉम सेड दैट कि in this stage society's character is determined by religion. Society is overwhelmingly religious in nature. Anything happen, answer people search in religion. Second stage is metaphysical, where people speculate but they do not put everything on religion. For example, say karma, dharma, punarjanma, right? Blaming to nature, that nature is unhappy, that's why this is happening. And the third is positivist, means here scientific inquiry predominant every sphere of society. So don't you see there is evolution of society? So Auguste Comte observed evolutionary nature of society. Understand? So yeah, here one more thing, that if I am teaching to UPSC people, then I have to narrate entire story of Auguste Comte, his academic brilliance, how he was discriminated, what was his opinion about other thinkers, how did he collaborated to Saint-Simon, and why did he break off. Furthermore, in UPSC you need more detail. Then theological stage is further divided into fetishism, polytheism and monotheism. But ये थियोलॉजिकल के 3 स्टेजेस आपको CUET PG और JRF के लिए जानना जरूरी नहीं है. JRF और CUET PG में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मींस आंसर इज राइट देयर. क्वेश्चन के नीचे आंसर है, बुलेट शॉट, आपको बूझना है. जैसे मैंने वो कहानी सुनाया था ना अभी भोज अर्थक्वेक का और बिहार में फ्लड का, तो मैंने आपको बूझने के लिए बोला था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया था. अच्छा, नहीं बताया था? यस, तो वही एप्टीट्यूड डेवलप करना है आपको. एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एंड हाउ टू डिसीफर द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन. सो यू हैव टू डेवलप एटीट्यूड ऑफ सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर. चीज वहीं पे पड़ा हुआ है. आपको स्पेक्युलेट करके लिखना नहीं है कि क्लास पे कुछ लिखना है तो बुर्जुआजी, प्रोलेटारियट, अदर क्लास लाइक वुमेन, ये सारी चीजें, राइट? आई मीन मिडिल क्लास, होमोजेनिटी. नहीं, आंसर इज राइट देयर. यू हैव टू डेवलप एन एटीट्यूड टू फिगर आउट द करेक्ट आंसर, राइट? और ये मैं अपनी क्लास में बहुत अच्छे से करवाता हूं. ऑल राइट, सो कमिंग टू Auguste Comte. So Auguste Comte
इवोल्यूशनरी अप्रोच में सोसाइटी को यह बताया कि थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्ट स्टेज से सोसाइटी जाएगा। यानी आज कोई सोसाइटी थियोलॉजिकल है, कल वो मेटाफिजिकल होगा एंड डे आफ्टर टुमारो वो पॉजिटिविस्ट होगा। तो इवोल्यूशनरी अप्रोच वाज नॉट टेकन ओनली बाय अगस्त कॉम्ट। अभी अगर मैं यूपीएससी वालों को पढ़ा रहा होता तो यही चीज मैं और डिटेल में डिस्कस करता, बट डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर सीयूईटी, पीजी और जेआरएफ के लिए वही चीजें इंपॉर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो अगस्त कॉम्ट के लिए आप 3 चीजें जान लिए, ये बहुत है। जैसे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस, उसने मेथोडोलॉजी लाया जिसको पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी कहा गया। पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी कुछ नहीं है, जो मेथड्स हैं, प्रोसेसेस हैं नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सब चीज को स्टडी करने के लिए जो मेथोडोलॉजी, जो टूल्स, टेक्निक यूज होता है, उसी को यूज करके हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे। अच्छा, अगस्त कॉम्ट ने ऐसा क्यों किया था? रिमेंबर, ये वो दौर था जब साइंस वेयर ट्रायम्फेंट ओवर एवरीथिंग। साइंस का तूती बोल रहा था, भोकाल चल रहा था एकदम, राइट? तो अगर कोई नया डिसिप्लिन आना था और सोसाइटी की इंक्वायरी करना था तो लोग तभी एग्री होंगे जब आपका मेथड साइंटिफिक होगा, अदरवाइज वो उसको फिलॉसफी, कंजेक्चर, ये सब कह करके डिस्कार्ड कर देंगे। टू जस्ट गिव say scientific tinge or to just make it scientific, to make it acceptable. Purpose क्या था अगस्त कॉम्ट का? To study French society so he can improve society, right? He can make society better by applying the findings of his studies. अब जब आपने अगस्त कॉम्ट के सोशल एवोल्यूशन, दैट इज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को जान लिया, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविस्ट, तो कुछ और सिमिलर थिंकर्स जिन्होंने ऐसी ही बात करा है उनके भी ओपिनियंस को जान लो। और यहां से क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, हिज बुक नेम वाज द गोल्डन बाउ। ये कई सारे वॉल्यूम में पब्लिश हुए हैं। सो इन गोल्डन बाउ ही टॉक अबाउट मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, राइट? सो अगस्त कॉम्ट के लॉ ऑफ 3 स्टेजेस आपने लिखा, उसके नीचे आप लिखो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, उसके सामने आप लिखो कि इसके 3 स्टेजेस थे, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन। ये आपको माइंड में रखना है। रिपीटेडली आई विल टॉक अबाउट इन द क्लास वेर एवर इट इज रेलेवेंट, और टाइम आते आते ये आपके टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा। सी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं चलेगा। सो सोशियोलॉजी में क्लैरिटी होना चाहिए, चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, तभी जाकर के आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच पाओगे। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग है और आप +4 के बदले -1 लेकर के चले आओगे। सो अगस्त कॉम्ट का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म, लाइकवाइज जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, मैजिक, साइंस, रिलीजन, बुक का नाम द गोल्डन बाउ। कॉम्ट के बाद जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, उसके बाद आते हैं E.B. टायलर। These are very important thinker. Direct questions comes, right? So E.B. Tyler talked about animism, polytheism, monotheism, right? Means most primitive society will follow animism, then polytheism. Most advanced is monotheism. Who said that? E.B. Tyler. Book name The Primitive Culture. इसके बाद एक और अमेरिकन इवोल्यूशनिस्ट हैं। ये सारे इवोल्यूशनिस्ट हैं, देख रहे हैं कि सोसाइटी 1 स्टेज से दूसरे स्टेज जा रहा है। दैट इज मॉर्गन, L.H. मॉर्गन, लेविस हेनरी मॉर्गन। ही टॉक्ड अबाउट savagery, barbarian and civilization. Understand? Savagery, barbarism and civilization क्या है? In coming classes I will tell you in detail. But remember, L.H. Morgan talked about savagery, barbarism and civilization. इसी तरीके से एक है फर्डिनांड टोनी। फर्डिनांड टोनी टॉक्स अबाउट गमेनसेफ्ट एंड गजेलसेफ्ट, और ये पिछले साल भी पूछा सीयूईटी पीजी में, इस साल भी पूछा सीयूईटी पीजी में, और नेट जेआरएफ में तो रिपीटेडली आया है ये गमेनसेफ्ट एंड गजेलसेफ्ट।
What is Gemeinschaft? Gemeinschaft is community where there is one-to-one personal relation, we feeling, close-knit ties. While what is Gesellschaft? Gesellschaft is society. So society means their relationship is impersonal rather than one-to-one close-knit tie. They are dependent due to complementarity, differences. For example, in city, I live in a city, I do not grow my food, so I am dependent on farmer. Understand? So in Gesellschaft, social organization will be based on contract. I have contract to teach you so well that you get selected in CUET PG and JRF. So you should remember Ferdinand Toni, Gemeinschaft and Gesellschaft. All these things will come repeatedly. One more thing, see, Gesellschaft and Gemeinschaft doesn't have direct English equivalent. It is a German terminology. That's why these terminology is still being used in English. Something that cannot be translated, you use that terminology directly. So there is no direct equivalent, but loosely translate into Gemeinschaft into community, Gesellschaft into society और association. और इन सबको रिमेंबर करने के कुछ निमोनिक्स कोड्स हैं, वो भी मैं आने वाले क्लासेस में बताऊंगा. इन इंट्रोडक्टरी क्लास जस्ट I want to convince you that what is the best way to study sociology so you can comfortably cross CUET PG और JRF barrier. So सबसे पहले मैंने बताया लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बाय होम, ऑगस्ट कॉम्ट. उसके बाद मैंने किसके बारे में बोला, बताओ किसके बारे में बोला? Who has written The Golden Bough? James George Fraser, then E.B. Tylor, then Morgan, then Ferdinand Toni, then अब आते हैं कार्ल मार्क्स पे. कार्ल मार्क्स टॉक्ड अबाउट 4 stages: primitive communism, slavery, feudalism, capitalism. That is 4 stages, and he talked about 2 future stage, that is socialism. Socialism or dictatorship of proletariat. See, do not associate this dictatorship with dictatorship of Adolf Hitler. That was a very different type of dictatorship. Here dictatorship of proletariat means जो poor have nots हैं, they will decide what is to be produced, what not to be produced. They will own means of production in collectively. So 2 future stages is socialism, right, and then advanced communism. We will come to it in detail, you need not to be worried. Now there is another thinker called Pitirim Sorokin. Pitirim Sorokin is a very interesting character. I will narrate you in coming classes. So Pitirim Sorokin talks about ideational at one extreme and sensate at another extreme. Ideational means people would be extremely religious, moral in character, frugal living, while insensate they would be extremely materialistic. For example, he said that currently Western society is at sensate stage और इन दोनों के बीच में होगा आइडियलिस्टिक, जिसमें दोनों के कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. सो पितरिम सोरोकिन आइडिएशनल, सेंसेट एंड आइडियलिस्टिक. बात आ गई समझ में? तो ये सारे इवोल्यूशनिस्ट थे. ऑल्दो पितरिम सोरोकिन इज नॉट इवोल्यूशनिस्ट, हिज थ्योरी इज थ्योरी ऑफ ए काइंड ऑफ से oscillatory change. Understand? Now here is one criticism of all these evolutionists. These are highly Eurocentric in nature. For example, they followed religion Christianity, which is monotheism, so they called monotheism at the highest or advanced stage. They had higher technology, so what they said? That it is technological advancement represent
most advanced society. Understand? So it was strictly Eurocentric interpretation. That is the main criticism. Though criticism is not important for CUET, PG or JRF, but still to comprehend, because some people say that अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मोनोथेइज्म है वो मोस्ट एडवांस है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं. हाँ, ये जरूरी नहीं है, ये इन थिंकर्स के ओपिनियन है, राइट. टुडे दीज इवोल्यूशनिस्ट इज नॉट टेकन सीरियसली. Only sociologists believe that society evolved, but society evolved like all these thinkers have talked, for example Fraser, right, or say that Karl Marx. Even society doesn't evolve like that. So do not take these ideas literally. Just this will help you in scoring marks in your entrance examination. So ये सारी चीजें जो मैंने बताया है, you have to make notes. Guys, I can provide you notes and I will provide certain notes, but the best way to learn thing is to make a note by your own handwriting. Why you should make notes? Because none of you has phenomenal memory. अभी तो याद रहेगा कि फ्रेजर के 3 स्टेजेस क्या थे, मैजिक, साइंस, रिलीजन, बट 4 दिन बाद भूल जाओगे, राइट. कुछ लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, फ्रेजर द मैजिशियन, तो उसको फ्रेजर से मैजिक याद हो गया, मैजिक के बाद साइंस एंड रिलीजन. सो देयर आर वे. आई विल टेल यू इन कमिंग क्लास. ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. हियर आई हैव टू मेक यू अवेयर व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड हाउ आई विल टीच. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इंट्रोडक्टरी क्लासेज इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट ऑल्सो फॉर टीचर. ऑलराइट. सो पहला थिंकर कंप्लीट हो गया. विच थिंकर आई कंप्लीटेड? ऑगस्ट कॉम्ट. आई टोल्ड यू कि यूपीएससी वालों को डिटेल में कराना पड़ता, थियोलॉजिकल के कई 3 पार्ट्स और कराने पड़ते, बट आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो अगस्त कॉम्ट के बाद अब आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर पे. हर्बर्ट स्पेंसर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंकर. गाइस, यूईटी, पीजी और जेआरएफ के प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं मिलता, अदरवाइज आई वुड हैव नरेटेड ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी रिगार्डिंग हर्बर्ट स्पेंसर एंड हिज इंटरैक्शन विथ मार्क्स. चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि हर्बर्ट स्पेंसर ब्रिटिश थे, मार्क्स वाज जर्मन. They were contemporary, but Marx was expelled repeatedly from Germany, then Belgium, then France. So he was residing in London only. Obviously, both died in London. Interesting thing that इन दोनों के graves भी लंदन में है, एक हाईगेट सेमेट्री है, वहीं पे है. And their opinion were very opposite. तो कुछ लोग कहते हैं कि रात में ये ग्रेव से निकल के लड़ाई करते होंगे. और भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मार्क्स, व्हेन मार्क्स डाइड ना, ही वाज नॉट वेरी फेमस. ऑल्दो लेफ्टिस्ट एकेडेमिया, आई मीन ही वाज पॉपुलर अमंग लेफ्टिस्ट एकेडेमिया. सो ओनली 11 पीपल attended Karl Marx funeral. But when Herbert Spencer died, large number of people followed. तो शुरुआत के दिनों में इनके ग्रेव पे, हर्बर्ट स्पेंसर के ग्रेव पे बहुत फ्लावर्स होते थे, बट मार्क्स के ग्रेव पे कुछ खास नहीं होता था. 1917 में सियन रिवॉल्यूशन हुआ and Marx become greatest hero ever born on earth. I mean, the fast and ferocity Marxism spread and it absorbed world largest country, at least in area. I mean, follower of Marx flocked to his grave. And इतने फूल आए कि अब हर्बर्ट स्पेंसर को बहुत थोड़े फूल आ रहे थे उनके ग्रेव पे, और कार्ल मार्क्स के ग्रेव पे इतने फूल, फ्लावर्स थे कि हिज ग्रेव वाज कवर्ड. लेकिन वक्त बदला. कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन इन 1990s. आज आप देखोगे कि इन दोनों के ग्रेव पे कुछ खास फ्लावर्स नहीं होते हैं. चलो ये तो आई मीन यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मार्क्स एंड हर्बर्ट स्पेंसर. अब आते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर का सोशियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन क्या है. ही वाज बायोलॉजिस्ट एज वेल, राइट. इनकी और डार्विन के बीच में काफी इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव लिंकेजेस हैं. उस पे नहीं आते हैं, सोशियोलॉजी पे आते हैं. सो हर्बर्ट स्पेंसर टॉक्ड अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, जिसको
चार्ल्स डार्विन ने रिपीटेडली यूज करा है, दैट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। एंड यू नो व्हाई ही सेड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि इनके आई थिंक 8 siblings थे and he was eldest one and healthiest one and only he was able to survive, rest is all siblings died, so he believed in survival of fittest, right? इससे एक चीज सोचना कि जो सोचेगा कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज नेचुरल, वो तो कॉलोनियलिज्म को भी जस्टिफाई कर देगा ना, बिकॉज जो फिट थे दे वर कॉलोनाइजिंग दोज हु वर वल्नरेबल, राइट? तो इन सब के बहुत इंपैक्ट थे। हिज थिंकिंग इज वेरी अपोजिट टू मार्क्स। मार्क्स ने ये कहा कि एवरीबडी इज इक्वल, एंड ये जो हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस है, इट इज नॉट नेचुरल, इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन। अंडरस्टैंड? सो द डिफरेंस वेर ह्यूज। खैर वो सब पे नहीं आते हैं। CUET PG के लिए आप ये जानो कि इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इवोल्यूशन का, इन विच ही टॉक्ड दैट सिंपल and homogeneous, simple and homogeneous become complex and heterogeneous. So ये इसकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी है कि कोई भी सोसाइटी शुरू में सिंपल होगा, होमोजेनस होगा, मींस दे वुड बी सिमिलर, ग्रेजुअली वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, राइट? और वो हेट्रोजेनस हो जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे कोई विलेज होता है, उसमें लोग सिमिलर होते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, थोड़ा स्पेशलाइजेशन भी होता है, बट ग्रेजुअली वो विलेज बड़ा हो जाता है या सिटी का हिस्सा बन जाता है। आप देखोगे कि उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत डाइवर्स हो जाता है। अंडरस्टैंड? वेरी स्मॉल पीपल are indulgent in agriculture now in cities. Understand? और मेट्रोपोलिस है, उसमें तो शायद ही कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, बिकॉज लैंड की प्राइसेस इतना हाई है कि नो लैंड इज लेफ्ट फॉर एग्रीकल्चर। अंडरस्टैंड? सो सिंपल एंड होमोजेनस टू कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजेनस। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारा सोशल इवोल्यूशन हुआ है, वो पहले की सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि अर्लियर सोसाइटी वेयर मिलिटेंट इन नेचर, मीन्स दे इंडल्ज्ड इन कांस्टेंट वारफेयर, बट मिलिटेंट सोसाइटी इवॉल्व इनटू इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो एक ये भी चीज है मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल, दैट इज लिंक्ड टू हर्बर्ट स्पेंसर। तो अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर के लिए बस आपको 2-3 चीजें याद करनी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सिंपल होमोजेनस टू कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोजेनस। सोचो कि मैंने अगस्त कॉम्ट को तो फिर भी थोड़ा टाइम लगा पढ़ाने में, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर को 10 मिनट में मैंने खत्म कर दिया, और इससे ज्यादा जनरली नहीं आता है। 1-2 चीजें जो और आएगा वो आने वाले क्लासेस में डिस्कस हो जाएगा। सो माय ड्यूटी इज टू सिंप्लीफाई फॉर यू, चीजों को तोड़ तोड़ के इतना सिंपल बना देना है। जैसे कि देखो ये क्या है, भले ही मैं बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा हूं, बट ये देखो एक चम्मच है इसमें ये सोशियोलॉजी है, तो चम्मच में मैं सोशियोलॉजी रख के आपको खिला रहा हूं। पर्पस क्या है कि होल ऑब्जेक्टिव सोशियोलॉजी शुड कम ऑन द टिप ऑफ योर टंग, कि मुंह खोला तो सोशियोलॉजी निकलेगा। कहां पे? एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, CUET PG एंड JRF में। ठीक है, तो ये स्टोरी था कुछ बेसिक थिंकर्स का, जिसमें मैंने बताया अगस्त कॉम्ट को, हर्बर्ट स्पेंसर को, फिर इवोल्यूशनिस्ट के बारे में बताया, उनके क्रिटिसिज्म को समझाया। अंडरस्टैंड? सो जो 15 पॉइंट्स मैं बताता हूं CUET PG और JRF के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थिंकर्स। थिंकर्स आपने कवर कर लिए, अप टू 40 to 50% ऑफ सोशियोलॉजी इज कवर्ड। उसके बाद जो दूसरे तीसरे पॉइंट हैं वो है आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
इन दोनों को आप देखो। सिलेबस वुड एक्ट एज ए गाइडलाइन कि आपको लिमिट कहां तक करना है, क्या क्या पढ़ना है। PYQ गिव ग्लिम्स ऑफ past year questions looking at which you will able to figure out कि पढ़ने के बाद मुझसे हो पा रहे हैं या नहीं। डेप्थ क्या है, लास्ट ईयर CUET PG और इस ईयर के डेप्थ में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ ज्यादा चला गया था। नेट JRF के पैटर्न में इस बार CUET PG का क्वेश्चन आया है, इसलिए कट ऑफ नीचे गए हैं। तो अगर आप नेट JRF की तैयारी करते हो, एक्सेप्ट फॉर दोज एरिया जो CUET में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो आपके चांसेस कई फोल्ड बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या क्या करना है, थिंकर्स पढ़ने हैं, सिलेबस डाउनलोड कर लो या मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। उसके अलावा PYQ है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना। इसके बाद कोई भी बुक जिसमें JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो और स्टडी करो। अंडरस्टैंड, ये बहुत जरूरी है। तो आज मैंने 4 पॉइंट बताए, ग्रेजुअली मैं आपको 15 पॉइंट्स बताऊंगा। 5वां पॉइंट है कि नोट्स बनाओ मेरे लेक्चर्स का। मुझसे नहीं पढ़ रहे हो, किसी और के लेक्चर से, तो भी नोट्स बनाओ। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं अपनी टीचिंग के बारे में बताऊंगा कि आजकल टीचिंग का कुछ लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। व्हेन आई कम टू टीच, आई कम विथ पेन। कहीं पे तो पढ़ाता हूं, वहां पे ये स्मार्ट बोर्ड भी नहीं होता। पेन पेपर लेकर के मैं नहीं आता हूं, आई कम वेल प्रिपेयर्ड। कुछ लोग आते हैं कंप्यूटर पे, अपना कंटेंट ऐसे बना लेंगे, स्लाइड स्किप करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा डिक्टेट कर दिया, देखो ये होता है ऐसे मार्क्सिज्म। दिस इज ए वेरी बैड वे ऑफ टीचिंग। ये टीचर नहीं है, ये कंटेंट डेवलपर है। डू नॉट गो विद दीज कंटेंट डेवलपर। आप उन्हीं के पास जाओ जिनको समझ है, जिन्होंने JRF क्लियर किया। मेरे JRF में रिकॉर्ड मार्क्स हैं फॉर मेनी ईयर्स। अंडरस्टैंड, आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ कि आप मेरे पास आओ, आप जिन किसी के पास भी जाओ, ही शुड बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। ये वाली जो टीचिंग है ना, कि पहले से कंटेंट बना करके लाते हैं, वो क्वेश्चंस के लिए ठीक है, कुछ रिविजन्स के लिए ठीक है, पर सारे के सारे लेक्चर आप ऐसे करके आते हो। गाइस, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टीचिंग। टीचर इज वन हु मस्ट बी, a good teacher is one who is thorough with what he is going to teach. If I can't structure my lecture properly, how can I teach you? If I can't remember, I need to see, say, that notebook or anything, how can I expect from you that you can remember? Be very choosy in joining any coaching classes, whether free or paid. It doesn't matter. Don't spoil your career. And 5 things today I have told. I will make it to 15. Gradually I will add it. I hope that you liked my lecture. Do like, subscribe to my channel and comment. आप मेरे से communicate कर सकते हो नीचे दिए हुए numbers में. Alright, thank you so much.